हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यूपीएससी के 27 इयर्स ओल्ड क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे जो सब्जेक्ट वाइज होगा और 8 यूनिट में डिवाइडेड होगा। फ्रेंड्स, हमारा हर एक यूनिट कुछ सीरीज में भी डिवाइडेड होगा। फ्रेंड्स, जो हमारा फर्स्ट यूनिट होगा वो हिस्ट्री ऑफ इंडिया पे होगा, इंडिया के बेस पे होगा। दूसरा यूनिट हमारा जियोग्राफी के बेस पे होगा। तीसरा यूनिट हमारा इकोनॉमिक्स एंड सोशल जस्टिस पे होगा। चौथा यूनिट हमारा पॉलिटिकल इंडियन पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस के बेस पे होगा। पांचवा यूनिट हमारा जनरल साइंस एंड इकोलॉजी पे के बेस पे होगा। छठा यूनिट हमारा मेंटल एबिलिटी एंड मैनेजमेंट एबिलिटी के बेस पे होगा, जो कि टोटली बेस होगा हमारा सी सेट। सातवां यूनिट हमारा होगा जनरल नॉलेज से रिलेटेड। आठवां यूनिट होगा फ्रेंड्स हमारा करंट अफेयर के बेस पर। तो फ्रेंड्स, अभी हमारा फर्स्ट यूनिट चल रहा है जिसमें हमने एशियन हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट यूनिट फर्स्ट रेस के 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए जा चुके हैं। आज हमारी इसकी चौथी वीडियो है जिसमें हम सन 1999 से लेकर के सन 2000 तक के 2000 तक के क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा क्वेश्चन है सन 1999 में पूछा गया था। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में उत्तरी अफगानिस्तान में इंडो लॉ किंगडम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है बैक्टीरिया के द्वारा, ऑप्शन सी है सिंथिया के द्वारा, ऑप्शन डी है जेड्रेसिया के द्वारा, या ऑप्शन डी है आर्य के द्वारा। तो फ्रेंड्स, जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए बैक्टीरिया के द्वारा। यानी कि जो दूसरी शताब्दी में जो उत्तरी अफगान में इंडो लॉ किंगडम की स्थापना की थी, किसके द्वारा की गई थी? तो बैक्टीरिया के द्वारा की गई थी। तो बैक्टीरिया ईरानी लोगों की प्राचीन सभ्यताएं थी। प्राचीन बैक्टीरिया हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला और अबू यानी कि फ्रेंड्स खुश माउंटेन रेंज एंड अमू ड्राई रिवर्स के बीच स्थापित थे, जो उस समतल क्षेत्र को कवर करता था जो आधुनिक अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान में फैला हुआ है। तो इसलिए फ्रेंड्स, हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि बैक्टीरिया। तो फ्रेंड्स, आज का हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में जब ह्यूमनों ने आक्रमण ने रोमन साम्राज्य को समाप्त कर दिया था, तो भारतीय व्यापारियों पर अधिक से अधिक भरोसा किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन ए है अफ्रीकी व्यापारियों के द्वारा, ऑप्शन बी है पश्चिम यूरोप व्यापारियों के द्वारा, ऑप्शन डी है दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार के द्वारा, या ऑप्शन डी है मध्य पूर्वी व्यापार के द्वारा। तो फ्रेंड्स, जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी इज राइट आंसर। यानी कि जब तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद रोमन साम्राज्य का अंत हो गया था, इसी बीच भारतीय व्यापारियों ने दक्षिण पूर्व एशिया व्यापार पर अधिक भरोसा करना शुरू कर दिया था। इसलिए फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर इज ऑप्शन सी। चलिए फ्रेंड्स, आज का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यक्ति कभी ना कभी भारत आए। मतलब फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें जो जो व्यक्ति भारत में आए थे उनको क्रम के अनुसार लगाना है, यानी कि कौन सा व्यक्ति भारत में कब आया था। तो फ्रेंड्स, पहला था कि अफ हियेन, दूसरा था आई सिंह, तीसरा था मेगथनीस, चौथा था हेंग सांग। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है तीसरा पहला दूसरा चौथा, ऑप्शन बी है तीसरा पहला चौथा दूसरा, ऑप्शन सी है पहला तीसरा दूसरा चौथा, ऑप्शन डी है पहला तीसरा चौथा दूसरा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि एफ हियन 405 से लेकर 411 ईस्वी में आया था जब, और आई सिंह 671 से 695 ईस्वी में आया था। मेगथनीस 302 से लेकर 258 ईसा पूर्व में आया था। हेंग सांग 630 से 645 ईसा पूर्व में ईस्वी में आया था। और जो हमारा महाजनपदों और जो हमारा जो फ्रेंड डी है 16 महाजनपदों में से मगध
का कौशल व्यक्ति था। चलिए फ्रेंड्स, आज का हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो ये है, निम्नलिखित में से कौन सा शुरू में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत का सबसे शक्तिशाली शहर था। यानी कि फ्रेंड्स, जो हमें यहाँ पे कुछ शहर के नाम दिए गए हैं, हमें ये बताना है कि 6ठी शताब्दी में सबसे ज्यादा शक्तिशाली शहर राज्य कौन सा था। तो ऑप्शन ए है गंधार, ऑप्शन बी है कम्बोजो, ऑप्शन सी है काशी, या ऑप्शन डी है मगध। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर देखते हैं। तो फ्रेंड, इसका राइट है आंसर ऑप्शन डी, यानी कि मगध। 16 महाजनपदों में मगध कौशल सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। वत्स और अवंती अधिक शक्तिशाली थे। वे कई वर्षों तक आपस में ही लड़ते रहे, और अतः छठी शताब्दी ईस्वी में विविष्कर यानी हर्ष हरण्य वंश के तहत मगध को विजय कर लिया गया था। फ्रेंड्स, हमारा आज का जो पांचवा क्वेश्चन है वो हमें ये बताना है कि ये जो नक्शा दिया गया है वो मतलब किस काल से संबंधित है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है कनिष्क की मृत्यु के समय का ये नक्शा है। ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त अपने दक्षिण भारतीय अभियान की समाप्ति के बाद का ये नक्शा दिया गया है। ऑप्शन सी अशोक अपने शासन काल के करीब का ये नक्शा दिया गया है। या ऑप्शन डी है हर्ष के राज्य अभिषेक के पूर्व संध्या पर थानेश्वर का साम्राज्य। तो फ्रेंड्स, हमें इन चारों ऑप्शन में से ये देख के बताना है कि जो नक्शा है वो किस काल से रिलेटेड है, यानी कि किस टाइम पीरियड से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। दिया गया नक्शा अशोक के शासन काल के अंत में उसके शासन काल से संबंधित है। अशोक 304 से लेके 212 ईसा पूर्व तक, जिसे अशोक महान के नाम से भी जाना जाता था, मौर्य राजवंश के एक भारतीय सम्राट थे जिन्होंने 269 ईसा पूर्व से लेके 232 ईसा पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीपों पर शासन किया था। फ्रेंड्स, कुछ नोट्स देख लेते हैं। अशोक का साम्राज्य वर्तमान समय में पाकिस्तान, पश्चिमी अफगानिस्तान, वर्तमान बांग्लादेश और पूर्व पूर्व में भारतीय राज्य असम तक फैला हुआ है, और दक्षिण में उत्तरी केरल और आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ है। फ्रेंड्स, आज का हम छठा क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, आज का छठा क्वेश्चन है जो सन 1999 में पूछा गया था कि गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित बंदरगाहों में से किस एक ने उत्तर भारतीय व्यापार को संभाल के रखा था। तो ऑप्शन ए है त्रामलिपित, ऑप्शन बी है ब्रोच, ऑप्शन सी है कल्याण, ऑप्शन डी है क्रेम्बे। तो फ्रेंड्स, जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यानी कि त्रमलिपित का या त्रमलिपित आधुनिक भारत में तालुक के अनुरूप बंगाल की खाड़ी पर एक प्राचीन शहर का नाम था। त्रमलिपित प्रारंभिक ऐतिहासिक भारत के व्यापार और वाणिज्य के सबसे महत्वपूर्ण शहरी केंद्र में से एक रहा होगा। उत्तरापथ उत्तरी उच्च सड़क मध्य पूर्व और यूरोप के मुख्य व्यापार मार्ग द्वारा चीन के साथ सिल्क रोड के साथ व्यापार और बली जावा और सुदूर पूर्व के समुद्री मार्गों के रूप में मतलब मार्गों से रहा था। तो फ्रेंड्स, आज का हम सातवां क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा सातवां सवाल है जो 2000 में पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स के द्वारा, जिसमें हमें एक अभिकथन और उसका कारण दिया है। हमें इसमें यह बताना है कि अभिकथन सही है और उसके कारण सही है या गलत है। तो फ्रेंड्स, इसका हम पहले अभिकथन देख लेते हैं। पदिनेन कलिकानुक समूह की अहम और पूरम कविताओं ने संगम रचना की निरंतरता का गठन किया था, और उसका कारण है उन्होंने संगम के बाद के कार्यों के तहत शामिल किया था क्योंकि संगम कार्यों के खिलाफ उचित नहीं था। तो हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा अभिकथन और उसका कारण दोनों सही है, और जो उसका कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है हमारा कि हमारे अभिकथन और कारण सही है परंतु कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है कि हमारा अभिकथन सही है परंतु उसका कारण गलत है। ऑप्शन डी है हमारा अभिकथन गलत है परंतु उसका कारण सही है। तो फ्रेंड्स, हमें इसमें ये बताना है कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए।
यानी कि हमारा अभिकथन भी सही है और अभिकथन का जो कारण की जो व्याख्या की गई है वो व्याख्या भी सही है। यानी कि ये देखते हैं फ्रेंड, जो संगम काल के उद्देश्य सात्मक कार्यों के कलिकनकुम 18 लघु समूह कहा जाता था, जिनमें से कुराल और नालदियार शामिल है। किलुकनकु समूह की आ और पूरम कविताओं की रचना संगम के बाद की अवधि में हुई थी, इसलिए आर और ए की सही व्याख्या करता है। यानी कि कारण हमारा अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हम 8वां क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है जो सन 2000 में यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था। हमारा पहला कथन दे रखा है, कथन है कि अहिंसा पर जैन धर्म ने जोर देकर कृषिविदों को जैन धर्म को अपनाने से रोका था। यानी कि जो फ्रेंड्स, जो जैन धर्म थे उन्होंने कृषि वेदों को जैन धर्म अपनाने से रोका था। और उसका कारण देख लेते हैं, खेती में कीड़े मकोड़े यानी कि कीड़ों और कीटों को मारना शामिल था, तो इसीलिए जैन धर्म में कृषि विदों को जैन धर्म अपनाने से रोका था। तो फ्रेंड्स, का ये कथन सही है और उसकी व्याख्या सही है या गलत है, तो इसको हम देखते हैं ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, जो हमारा पहला ऑप्शन है कि कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है कि हमारे कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कथन का कारण सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है हमारा कथन सही है परंतु कारण गलत है। ऑप्शन डी है हमारा कथन गलत है परंतु कारण सही है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि दोनों कथन सत्य हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। फ्रेंड्स, आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, ये भी सन 2000 में पूछा गया था, जिसमें हमें कथन और कारण दिए गए हैं, उसमें हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर सही पता करना है। तो फ्रेंड्स, पहला मतलब कथन दिया गया है, प्राचीन भारत में समति व्यवस्था की उत्पत्ति का पता सैन्य अभियानों से चलाया जा सकता था। और कारण है गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का काफी विस्तार हुआ था। तो ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन ए है हमारा कथन और कारण दोनों सही है और कारण हमारा कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है हमारा कथन और कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन की गलत व्याख्या करता है। ऑप्शन सी है कथन सही है परंतु कारण गलत है। ऑप्शन डी है कथन गलत है परंतु कारण सही है। तो फ्रेंड्स, जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि हमारा कथन तो सही है परंतु कथन की जो व्याख्या कारण कर रहा है वो गलत है। फ्रेंड्स, आज का हम 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, ये भी सन 2000 में ही पूछा गया था, जिसमें हमें दो कथन दिए गए हैं और एक कथन और एक उसका कारण दिया गया है। तो पहले हम कथन देख लेते हैं। कथन है अशोक ने कलिंग को मरियम साम्राज्य में शामिल कर लिया था और उसका कारण है कलिंग ने दक्षिण भारत में भूमि और समुद्र मार्गों को नियंत्रण कर रखा था। तो हमें इन दोनों में बताना है कि कौन सा वाक्य मतलब कौन सा स्टेटमेंट ट्रूली है या कौन सा गलत है। ऑप्शन ए देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारे दोनों मतलब कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है हमारा कथन और कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन की गलत व्याख्या करता है। ऑप्शन सी है हमारा कथन सही है परंतु कारण गलत है। ऑप्शन डी है हमारा कथन गलत है कारण सही है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अशोक ने अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। यद्यपि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद सांस्कृतिक विजय की नीति के पक्ष में भौतिक कब्जे की नीति को त्याग दिया था, फिर भी उसने कलिंग को अपने विजय के बाद बरकरार रखा और इसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। इसलिए फ्रेंड्स, जो हमारा कथन था उसका कारण सही व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आज का हम अपना 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो 11वां क्वेश्चन है वो भी सन 2000 में ही पूछा गया था। भारत में सैन्य शासक की प्रथम
पहली बार किसके द्वारा शुरू की गई थी, यानी कि फ्रेंड्स भारत में जो सैन्य प्रशासन की प्रथा है वो सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन है, ऑप्शन ए ग्रीक्स के द्वारा, ऑप्शन सी साकासों के द्वारा, ऑप्शन डी पार्थियंस के द्वारा, ऑप्शन डी मुगलों के द्वारा। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि ग्रीस के द्वारा। जो फ्रेंड्स भारत में जो सबसे पहले सैन्य शासन की प्रथा की जो पहली बार शुरुआत की थी वो किसके द्वारा की गई थी, ग्रीक्स के द्वारा की गई। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर इज ऑप्शन ए। भारत में सर्वप्रथम यूनानियों ने सैन्य प्रशासन की शुरुआत की थी। उन्होंने अपने गवर्नर नियुक्त किए जिन्होंने रणनीतिकार कहा जाने लगा था, यानी कि उन्हें क्या कह के संबोधित करने लगे, रणनीतिकार कहकर संबोधित करने लगे थे। फ्रेंड्स आज का हमारा 12वां क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश उत्तर भारत पर शासन कर रहा था। ऑप्शन ए है नंद वंश के द्वारा, ऑप्शन बी है मौर्य वंश के द्वारा, ऑप्शन सी है शुंगा वंश के द्वारा, या ऑप्शन डी है ऑप्शन डी है ऑप्शन डी है कनवक वंश के द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए। जब सिकंदर 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय भारत पर नंदो वंश का शासन था। इन चार राजवंशों को वो मतलब कालक्रम के अनुसार नंदा, मौर्य, शुंग और कव्य था। तो फ्रेंड्स उसका इसलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए नंदा वंश, यानी कि जब सिकंदर ने 1326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था तो उत्तरी भारत पर किस वंश का शासन था, तो फ्रेंड्स नंदा वंश का शासन था। फ्रेंड्स आज का हम अपना अगला क्वेश्चन, फ्रेंड्स आज का हमारा 13वां क्वेश्चन है, होयसल स्मारक कहाँ पाए गए थे। ऑप्शन ए है हम्पी और होस्पर पे, ऑप्शन बी है हेलविड और वेलूर में, ऑप्शन सी है मैसूर और बेंगलोर में, ऑप्शन डी है श्री गेरी और धारवाड़ में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होयसाल वंश की राजधानी शुरू में बेलूरू में स्थापित थी, लेकिन बाद में इसे हेलविड में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो इसलिए फ्रेंड्स जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। फ्रेंड्स आज का हम 14th क्वेश्चन देख, फ्रेंड्स आज का हमारा 14th क्वेश्चन है जिसमें हमें करेक्टली मैच करना है। तो पहला है हमारा लोथल प्राचीन डॉकयार्ड, दूसरा है हमारा सारनाथ बुद्ध का प्रथम उपदेश, तीसरा राजगीर अशोक का शेर राजधानी, ऑप्शन डी है नालंदा बौद्ध शिक्षा का महान स्थल। तो फ्रेंड्स देखते हैं हम इसके ऑप्शन। ऑप्शन ए है हमारे चारों करेक्टली मैच है, यानी कि हमारा पहला दूसरा तीसरा चौथा करेक्टली मैच है। ऑप्शन बी हमारा सिर्फ तीसरा और चौथा करेक्टली मैच है। ऑप्शन सी हमारा पहला दूसरा और चौथा करेक्टली मैच है। या ऑप्शन डी हमारा पहला और सिर्फ चौथा करेक्टली मैच है। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि हमारा पहला दूसरा और चौथा ही करेक्टली मैच है, तीसरा हमारा करेक्टली मैच नहीं। फ्रेंड्स अशोक का जो शेर राजधानी था वो सारनाथ था, ना कि राजगिरी। फ्रेंड्स कल आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको देख लेते हैं। तो आपसे पूछा गया था कि 8 गुना पथ की अवधारणा किस थीम पर आधारित है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है दीपवंश, ऑप्शन बी है दिव्यदान, ऑप्शन सी है महापरिनिर्वाण, ऑप्शन डी है धर्मचक्र प्रवर्तन सुसत्य। तो जो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर है वो मोहिनी सिंह के द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर मोहिनी सिंह के द्वारा काफी डिटेल में दिया गया है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। जो नोबल 8 गुण पथ थे जिनमें बौद्ध की प्रमुख शिक्षाओं में से एक माना जाता है, जिन्होंने इसमें दुख की समाप्ति और आत्म जागृति की प्रकृति के मार्ग के रूप में वर्णित किया है। बौद्ध प्राकृतिकवाद में महान 8 गुना पथ को अक्सर धर्म चक्र के माध्यम से दर्शाया जाता है, जिनकी 8 तिल्लियां पथ के 8 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। 8 पथ में सही समझ, सही वाक्य, सही जीविका, सही दिमागीपन, सही विचार, सही कर्म, सही प्रयास, सही एकाग्रता,
का उल्लेख देखने को हमें मिलता है। तो फ्रेंड्स मोहिनी सिंह के द्वारा काफी डिटेल में आंसर दिया गया। थैंक्स डियर आंसर कमेंट करने के लिए। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन देख लेते हैं जो सन 1999 में पूछा गया था। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? एक जातीय समूह, एक खानाबदोश लोग, एक भाषण समूह, एक बेहतर दौर। फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं कि आपको ये डिस्कशन वीडियो सीरीज पसंद आ रही होगी। ऐसे ही हमारे डिस्कशन के साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स आप इसका सही आंसर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। Thanks for watching friends. Take care. Bye bye.